के शेयर्स में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, इसको कैसे इवेलुएट करें। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ अ कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से किसी कंपनी को इवेलुएट करना है कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट। क्या है, किसी को भी ऐसा एब्सोल्यूट कोई जानकारी नहीं होता है कि करना नहीं होता, बट उसकी क्या होते हैं, कुछ अंडरलाइंस होते हैं, कुछ चीजें होते हैं जो आप इवेलुएट करते हैं और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं जिसके चांसेस, नॉट एश्योरेंस, चांसेस ज्यादा होते हैं सक्सेस होने के। तो पहला है प्रोसीजर जो है, स्टडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पहला चीज जो हम करेंगे, कंपनी क्या करती है, 1/4 जो भी फाइनेंशियल ईयर है से लेकर के 31/3 जो नेक्स्ट ईयर होगा उसकी, इस पीरियड की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ है। उस फॉर्मेट में कंपनी को बहुत सारी चीजें इस जिस पीरियड का बनाती है उसके ऑपरेशंस के बारे में बताया हुआ। तो आप इसको स्टडी करें, इसमें से कंपनी की बैलेंस शीट होती है जो क्या बताएगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन बताती है। ठीक है, उस कंपनी के पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटीज है। दूसरा क्या देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल भर में वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कमा रही है। यहां से आपको मिल जाएगा इनकम स्लैश बिजनेस कितने का कर पा रही है। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा एक्सपेंसेस कंपनी के कितने हैं, यहां से मिल जाएगा कंपनी टैक्स कितना दे रही है, और यहीं से आपको मिल जाएगा ईपीएस कितना आ रहा है, कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रही है। ठीक है, तीसरा चीज जो होता है समझने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी के पास नगदी कहां कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां कहां पे कंपनी जो उस कैश का इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है। चौथा जो चीज होता है, नोट्स टू अकाउंट्स। जो भी इधर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में जो फिगर्स आते हैं ये उसको एक्सप्लेन करते हैं। कोई ऐसी चीजें हैं जिसे आप किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे वो डिटेल में बताते हैं। यहाँ पे एक चीजें होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी।
ठीक है, कंपनी में कोई केस चल रहा है, कंपनी भी केस हारी नहीं है, लेकिन हारेगी तो 100 करोड़ देना पड़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आया, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में इसको दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी, अच्छा इसके साथ एक और चीज होती है, अलग से होती है, लेकिन साथ में ही हम पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये भी इसके साथ ही आता है, हम यहां से ये पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद हमारे पास लॉट ऑफ डेटा आ जाते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, अब उन सारे इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है टू एनालाइज, टू स्टडी, to evaluate the company, its performance, its network, its stability, its potential, है ना। ये सारी चीजें हम उसकी इवेल्युएट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो सब डिसीजन कैसे होता है, उसका एक तरीका है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, ठीक है, इसमें एक रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी क्या होती है कि डेट कितना है डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है। कंपनी के लिए ज्यादा डेट होना अच्छी बात नहीं। तो किसी कंपनी में अगर डेट इक्विटी रेशियो हाई है, मीन्स उस कंपनी पे कर्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये इस रेशियो की मामले को यूज करके आप ये समझ सकते हैं। दूसरा रेशियो होता है लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, कंपनी में लिक्विडिटी कितनी, क्या उस कंपनी के मैनेजमेंट ने मेजर पैसे फिक्स एसेट्स में डाल रखे, क्योंकि लिक्विडिटी कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, करंट एसेट में कंपनी ने कितना पैसा डाल रखा है, करंट लायबिलिटी का क्या स्टेटस है, इसको कंपेयर करके लिक्विडिटी रेशियो बनता है। तीसरा एक रेशियो होता है ईपीएस। आप सुनते होंगे कि कोई कंपनी है 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया। ठीक है, कंपनी ने 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया। अब इमेजिन करिए इसके पास 1 लाख करोड़ शेयर हैं, तो एक शेयर पे कितना इसने कमाया, 1 रुपया कमाया। तो हम ये 1 लाख करोड़ देख करके कंपनी को नहीं बता सकते हैं कि ये कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया या बुरा प्रॉफिट कमाया। आप उसको पर शेयर के बेसिस पे निकालेंगे कि एक शेयर पे इस कंपनी ने कितना कमाया। अब अगर इसका 1 रुपया ये कमा रही है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इस कंपनी को हम कितना दे सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 10%, तो आप उसको 10 रुपया दे सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 20% कंपनी को कमाना चाहिए, देन आप 5%, 5 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकते हो, क्योंकि 5 रुपये का 20% है वो 1 रुपया होता है। 10 रुपये का 10% जो होता है वो 1 रुपया होता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कंपनी कितना कमाना चाहिए, है ना। मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट में और कंपनियां कितना कमा रही हैं। तो ये सारी चीजें देख करके कंपनी का इवेल्युएशन होता है। ठीक है, उसके बाद होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो।
कंपनी पर शेयर 10 रुपया कमा रही है, डिविडेंड दे रही है 5 रुपये, इट मीन्स 50% पे आउट रेशियो है। अगर 7 रुपया दे रही है 70% पे आउट रेशियो है। 8 रुपया दे रही है 80% पे आउट रेशियो है। जितना कमा रही है उसमें से कितना परसेंट डिविडेंड के रूप में दे दे रही है, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो कोई कंपनी जितना ज्यादा उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा, इट मीन्स कि कंपनी के अंदर ग्रो करने का, एक्सपेंशन करने का अभी जो है उतना तक तो वो अच्छा है, लेकिन आई थिंक कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ग्रो ज्यादा नहीं करे। दैट इज वाई दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स। इस केस में कंपनी का शेयर होल्डर का इनकम तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन उनका वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो शेयर्स की वैल्यू ज्यादा नहीं हो पाएगी। कंपनी इज नॉट इन्वेस्टिंग देयर अर्निंग्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। आप कंपनी में पैसे लगा रहे हो कि भाई तुम हमारे पैसे को बढ़ाओ, कंपनी क्या कर रही है उसमें से आपको पैसे वापस दे रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा नहीं सोच रही है। हाँ, इसके बीच में अगर एक बैलेंस्ड है अप्रोच, अच्छा अप्रोच है, 50% 40%, ओके, रेस्ट ऑफ द मनी दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर ऑन कंपनी, बिकॉज सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो किसी भी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ठीक है, छठा है, इसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसके पास कितना शेयर है? प्रमोटर के पास अगर अच्छा खासा शेयर है, इट मीन्स प्रमोटर अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। प्रमोटर ने सारे शेयर होल्डिंग बेच के चले गए, इट मीन्स कंपनी के बुरे दिन आने वाले हैं, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स में, बट हाँ। अच्छा, दूसरा एक कोई छोटा बिजनेसमैन था, अब इसको अंबानी ने टेक ओवर कर लिया। इसका क्या मतलब? टाटा ने टेक ओवर कर लिया। शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उसमें टाटा का शेयर आ गया, इट मीन कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी ग्रुप कंपनियां इसमें पैसे लगा रही है। एक होता है आर, एक होता है ROC। ये क्या बोल रही है? कंपनी जो है अपने इक्विटी पे, इक्विटी को ही मोटा मोटी नेटवर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी के पास जो भी कैपिटल है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इस पे वो जो परसेंटेज कमाती है उसको ROE बोलते हैं। और इसी में अगर आप लोन भी ऐड कर दो, या बोरोइंग्स जिसको बोलते हैं, लोन या बोरोइंग्स पे अगर आप ऐड कर देते हो तो उस पे जो कमाई आती है उसको ROC बोलते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सारा असेसमेंट स्टडी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया किताबी बातें, भाई जो उसने लिख के दे दिया उससे आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का असेसमेंट और कैसे होता है? ठीक है, बाय स्टडिंग मैनेजमेंट। सर रतन टाटा उसको मैनेज कर रहे हैं। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, बुरा परफॉर्म करेगी। ठीक है, नीरव मोदी उसको लीड कर रहे हैं। ऑब्वियसली लोगों का ट्रस्ट नहीं आएगा, शेयर्स नीचे जाएंगे। विजय माल्या लीड कर रहे हैं, नीचे जाएगा। अंबानी लीड कर रहे हैं, है ना, ऊपर जाएगा।
टॉप मैनेजमेंट। आप देखिए कंपनी में जो टॉप लेवल पे है वो कितने कॉम्पिटेंट है, उनका हिस्ट्री क्या था, उन्होंने कितनी कंपनियों को ग्रो कराने में हेल्प करी है। ठीक है, ये चीजें देख करके भी आप बता सकते हैं कि अगर वो यहाँ के मैनेजमेंट है तो ऑब्वियसली बेहतर करेंगे। जस्ट लाइक कि कोई डिस्ट्रिक्ट में जब कोई नया आईएएस आईपीएस आता है तो देखते हैं कि इसकी कहाँ से ट्रांसफर हुई है, कहाँ से आया है, वहां इसकी परफॉर्मेंस कैसे थे। अगर वहां इनके परफॉर्मेंस अच्छे थे तो हाई चांसेस है कि इनका परफॉर्मेंस यहाँ पे भी अच्छा होगा। सिमिलर वे में टॉप मैनेजमेंट जो कि पहले किस कंपनी में काम किया, उन्होंने उसको लेकर के ऐसा कौन सा डिसीजन लिया, ऐसा कौन सा स्टेप लिया जिससे उस कंपनी में अच्छा ग्रो किया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है, ये एक पैरामीटर्स हो सकता है स्टडी करने के, है ना, मैनेजमेंट के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। तीसरा डिमांड एंड सप्लाई। जो प्रोडक्ट या सर्विस पर्टिकुलर कंपनी दे रही है, मार्केट में उसका कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है ना, ये चीजें भी आप ध्यान में रखें। अगर उसकी डिमांड है तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसका डिमांड ही नहीं है ना, कुछ ऐसी चीजें बना रही है, जूट बना रही है, नहीं है उतना डिमांड आज के डेट में, डाउन जाएगी। कोई ऐसी और चीजें आप ले लो जो लाइक मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, डिमांड नहीं है, डाउन जाएंगे, है ना। कोई ऐसी चीजें आप जैसे एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका डिमांड है, वो ऊपर जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज में आपको अगर उसका डिमांड एंड सप्लाई, अब जैसे आप जियो का एग्जांपल ले लो, डिमांड है बहुत ज्यादा, अब सप्लाई देख लो एयरटेल, इसके अलावा कोई है ही नहीं, ये दो ही है, तो इनका डिमांड भी है सप्लाई भी है, तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, है ना। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या इन्वायरमेंट, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो क्या वो इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, या कुछ चीजें ऐसी भाई जो अपडेट नहीं होने वाली, लेकिन क्या वो इस लाइक जैसे केएफसी, केएफसी के अपने रेस्टोरेंट होते थे और डिलीवर नहीं कर, जोमेटो आने के बाद अगर वो टेक्नोलॉजिकली जोमेटो आने के बाद अगर अपडेट नहीं होता, पिज्जा हट ये सब, तो हो सकता है वो उसको छोटे मोटे रेस्टोरेंट टेकअप कर लेते, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड कर दिया इसलिए बच गया। तो आप ये भी देखते हो कि जिस कंपनी में क्या वो दुनिया के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, ये कंपनी प्लास्टिक में काम करती है, अब गवर्नमेंट बोल रही है प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक का यूजेस कम करो, ये करो करो, तो भाई साहब मुश्किल है इनके लिए। एक है बायोलॉजी मतलब बायोडिग्रेडेबल, लाइक बम्बू का प्लास्टिक, बम्बू का प्रोडक्ट बना रही है, तो उस तरह के गवर्नमेंट पॉलिसी जो है इसको सपोर्ट करती है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है ना। एक है जो कोल से एनर्जी बना रही है, तो इसका ऑब्वियसली खराब टाइम आने वाला है, इसका बढ़िया टाइम आने वाला है। तो ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसाइड करती है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिस सेक्टर में आप परफॉर्म करने वाले हो, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, जो उनका सेक्टर है, उस सेक्टर को लेके गवर्नमेंट का क्या व्यू है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो सेक्टर अच्छा करे या वो सेक्टर अच्छा ना करे, जो भी रीजन है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप एक कंपनी को इवेलुएट करने में ये सारे पॉइंट्स देखते हैं, है ना। उसके बाद एक जो होता है चार्ट एनालिसिस होता है ना। देखते हो भाई साहब शेयर किधर है, ऊपर है, नीचे है, बढ़िया है, तो इस तरह से आप चार्ट का एनालिसिस करते हो।
ये एनालिसिस करके भी आप डिसाइड करते हो कि वो शेयर खरीदे या नहीं खरीदे।